अमेरिका इस वक्त 36 ट्रिलियन डॉलर के हेवी डेट में डूबा हुआ है। एक ऐसी अमाउंट जो आम इंसान के इमेजिनेशन से भी बाहर है। सोच कर देखें, इतनी बड़ी अमाउंट, ये वर्ल्ड के टोटल जीडीपी का 30% है। ये अमाउंट बरे-आज़म ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और यूरोप की ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज के जीडीपी के बराबर है। असल बात यह है कि ये सारा मनी किसी न किसी को देना ही है। अक्सर लोग समझते हैं कि सबसे बड़ा क्रेडिटर चीन है। ये बात हकीकत में दुरुस्त भी है। चीन के पास तकरीबन 750 बिलियन डॉलर के यूएस बॉन्ड्स हैं। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद चीन भी 18 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के डेट में मुब्तला है। यानी दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज खुद एक दूसरे और बाकी दुनिया की मकरूज हैं। सवाल यह है कि जब हर कंट्री डेट में है तो फिर ये डेट दिया किसने? और अगर दुनिया पर 300 ट्रिलियन डॉलर का टोटल डेट है, जो कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की प्रोडक्शन से 3 गुना ज्यादा है, तो फिर आखिर ये सारा डेट किसको पे किया जा रहा है? ये सवाल जितना सिंपल है, इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये सिर्फ अकाउंटिंग या पेपर कैलकुलेशन नहीं, बल्कि एक ऐसा फाइनेंशियल वेब है जिसने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एक मूविंग करेंसी साइकिल में जकड़ रखा है। यही डेट दरअसल मॉडर्न वर्ल्ड का इंजन बन चुका है। और यही है आज की वीडियो का टॉपिक, दुनिया के डेट्स का जाल, कब, क्यों और कैसे। चैप्टर 1, डेट की हिस्ट्री और नया फाइनेंशियल सिस्टम। अगर आप समझते हैं कि डेट कोई मॉडर्न एरा का मसला है, तो जान लें कि डेट इंसानों की हिस्ट्री का सबसे पुराना कंसेप्ट है। हजारों साल पहले जब कॉइन्स या बैंक्स नहीं थे, तो डेट सिर्फ एक प्रॉमिस होता था, आज दो, कल वापस कर दूंगा। डेट का कंसेप्ट इतना ही पुराना है जितना खुद इंसान। कदीम जमाने में लोग एक दूसरे को ग्रेन, एनिमल्स या लेबर उधार देते और हार्वेस्ट या इनकम आने पर रिटर्न करते। कोई बैंक नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ ट्रस्ट और प्रॉमिस। यही इंसान की पहली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थी। मगर जैसे जैसे सोसाइटीज ग्रो हुई, नीड्स भी बढ़ गईं। किंग्स को कासल्स बनाने थे, एम्पायर्स को शिप्स और कैनन्स चाहिए थीं, मगर इतना बड़ा एक्सपेंस कोई एक फर्द अफोर्ड नहीं कर सकता था। यूं डेट पर्सनल ट्रांजैक्शन से निकलकर स्टेट फाइनेंस का हिस्सा बन गया। 1600s में इंग्लैंड के किंग चार्ल्स सेकंड ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उसने पब्लिक से बॉन्ड्स इशू किए, यानी गवर्नमेंट ने पब्लिक को एक रिटर्न प्रॉमिस दिया कि लिया गया मनी इंटरेस्ट के साथ रिटर्न किया जाएगा। यूं पब्लिक डेट का कंसेप्ट सामने आया और गवर्नमेंट्स ने पब्लिक कैपिटल के जरिए पॉलिसीज और वॉर्स फंड करना शुरू की। ये वो मोमेंट था जब डेट एक सिंपल प्रॉमिस से निकलकर एक कंप्लीट सिस्टम बन गया। एक ऐसा सिस्टम जिसने आने वाली सेंचुरीज में पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का नक्शा बदल दिया। 16th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक यही सिस्टम चलता रहा। फिर 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद यूएस डॉलर एक स्टेबल करेंसी होने की वजह से वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी बना दिया गया। डॉलर गोल्ड रिजर्व से लिंक्ड था, यानी गोल्ड के बराबर ही करेंसी प्रिंट हो सकती थी। लेकिन जब अमेरिका ने मैसिव स्पेंडिंग शुरू की, खासतौर पर वॉर्स के दौरान, तो गोल्ड कम और नोट्स ज्यादा हो गए। बिलाखिर 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया। इसके बाद करेंसी फिएट मनी बन गई, यानी पेपर मनी, जिसकी वैल्यू गवर्नमेंट के ट्रस्ट पर डिपेंड करती है, किसी सॉलिड एसेट पर नहीं। इस डिसीजन के बाद पूरी दुनिया में डेट का फ्लड आ गया। 1980s के बाद हर कंट्री ने डेवलपमेंट के लिए डेट लेना शुरू किया। रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सब कुछ डेट से बिल्ड होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता डेट डेवलपमेंट का टूल बन गया, ना कि फाइनल सॉल्यूशन। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस ने डेट के नाम पर कंट्रीज की पॉलिसीज इन्फ्लुएंस करना शुरू की। डेवलपिंग कंट्रीज को लोन्स कंडीशंस के साथ दिए गए, प्राइवेटाइजेशन करो, टैक्सेस बढ़ाओ, बजट कट करो। ये वो पॉइंट था जहां डेट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं बल्कि पॉलिटिकल वेपन बन गया। अब यहां से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ग्लोबल सिस्टम अब इस स्टेज पर है कि हर कंट्री एक ही वक्त में डेट लेता भी है, देता भी है। अमेरिका चाइना का डेटर है, चाइनीज बैंक्स यूएस बॉन्ड्स होल्ड करते हैं और अमेरिकन बैंक्स चाइनीज कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं। यानी डेट अब स्ट्रेट लाइन में नहीं बल्कि सर्कल में मूव करता है। यह सिस्टम बज़ाहिर स्टेबल लगता है, मगर हकीकत में ये एक मूविंग स्विंग है, जहां डेट, इंटरेस्ट और कैपिटल बार बार हैंड्स चेंज करते हैं। और यही मूवमेंट ग्लोबल इकोनॉमी को अलाइव रखती है। अब जरा गौर करें,
अमेरिका के टोटल डेट का 70% खुद अमेरिकन सिटीजन्स, बैंक्स, पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज के पास है। यानी अमेरिका अपने ही लोगों से बोरो करता है। मनी एक साइड से निकलता है, दूसरी साइड पर जाता है और इंटरेस्ट के साथ वापस आ जाता है। यूं एक ऑटोमेटिक साइकिल बनता है जिसमें मनी रुकता नहीं बल्कि कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करता रहता है। यही साइकिल जापान, यूरोप, चाइना और इंडिया में भी चल रहा है। हर कंट्री दूसरे कंट्रीज के बॉन्ड्स बाय करता है और बदले में अपना डेट सेल करता है। यूं ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एक वेब बन चुका है, डेट बेस्ड वेब। मसला वहां शुरू होता है जब यह साइकिल ब्रेक होने लगता है। अगर किसी कंट्री के बॉन्ड्स रिस्की समझे जाने लगे तो इन्वेस्टर्स रिट्रीट कर जाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाती हैं और गवर्नमेंट नए डेट पर मजबूर हो जाती है। 2008 में ग्रीस के साथ यही हुआ। लोन्स रुक गए, सैलरीज कट हो गईं, जॉब्स खत्म हुई और इकोनॉमी 25% श्रिंक हो गई। ये रिस्क इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट्स ओल्ड डेट रीपे करने के लिए न्यू डेट लेती हैं, यानी डेट खुद को कंज्यूम करता रहता है। इकोनॉमिक्स में इसे डेट स्पाइरल कहा जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज के लिए शायद ये शॉर्ट टर्म इशू हो, मगर पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे डेवलपिंग कंट्रीज इस ट्रैप में फंस जाते हैं जहां वो सिर्फ इंटरेस्ट पे करने के लिए नया डेट लेने पर मजबूर होते हैं। इस सिचुएशन में कई कंट्रीज अपने करेंसी रिजर्व्स प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा गोल्ड बाय कर रही हैं। 2025 में ग्लोबल मार्केट में गोल्ड प्राइस 28% बढ़ा, जबकि यूएस डॉलर 9% वीकन हुआ। यह सिग्नल है कि दुनिया डेट बेस्ड सिस्टम पर ट्रस्ट लूज कर रही है। डेट, पावर और इकोनॉमी का नया गेम। आज का ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम सिर्फ मनी का खेल नहीं बल्कि पावर बैलेंस की वॉर भी है। डेट देना अब हेल्प नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बन चुका है। अमेरिका और चाइना जैसे मेजर पावर्स डेट को फॉरेन पॉलिसी टूल के तौर पर यूज करते हैं। जब चाइना अफ्रीका या एशिया में किसी कंट्री को लोन देता है तो वो सिर्फ मनी नहीं देता, वो पोर्ट्स, नेचुरल रिसोर्सेज और पॉलिटिकल डिसीजंस पर सॉफ्ट मगर डीप कंट्रोल हासिल करता है। इसीलिए आज इसे डेट डिप्लोमेसी कहा जाता है। इसी तरह अमेरिका और यूरोप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जरिए लोन्स देते हैं, मगर रिफॉर्म्स के नाम पर कंडीशंस इंपोज करते हैं। प्राइवेटाइजेशन, सब्सिडी रिमूवल और वेस्टर्न स्टाइल पॉलिसी चेंजेस। नतीजा ये कि डेवलपिंग कंट्रीज डेट बर्डन के नीचे अपनी इकोनॉमिक सोवरेनिटी लूज कर देते हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका और नाइजीरिया इस रियलिटी के क्लियर एग्जाम्पल्स हैं। ये कंट्रीज ओल्ड डेट रीपे करने के लिए मोर डेट लेने पर मजबूर होती जा रही हैं। एक विशियस साइकिल जो कभी खत्म नहीं होता। ये वो स्टेज है जहां डेट डेवलपमेंट टूल नहीं बल्कि कंट्रोल का वेपन बन जाता है। लेकिन इस सिस्टम में सब कुछ डार्क नहीं है। इंडिया, ब्राजील और टर्की जैसे कंट्रीज डेट डिपेंडेंस कम करने के लिए प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं। लोन लेने के बजाय इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने पर फोकस किया जा रहा है ताकि इकोनॉमी स्ट्रांग हो और इंटरनल कॉन्फिडेंस बढ़े। यही वो पाथ है जो किसी भी कंट्री को डेट ट्रैप से निकाल सकता है। प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स और इंटरनल कॉन्फिडेंस। मगर एक सवाल बाकी रह जाता है, अगर दुनिया का हर कंट्री किसी ना किसी का डेटर है तो फिर असल मालिक कौन है? हकीकत यह है कि रियल पावर उन इंस्टीट्यूशंस के पास है जो ट्रस्ट कंट्रोल करते हैं। सेंट्रल बैंक्स, फाइनेंशियल मार्केट्स और लार्ज इन्वेस्टर ग्रुप्स। वो डिसाइड करते हैं कि किस कंट्री को कैपिटल मिलेगा और किसको नहीं। तो दोस्तों, जब हम कहते हैं कि दुनिया डेट में है तो हकीकत यह है कि दुनिया डेट पर चल रही है। यह सिस्टम शॉर्ट टर्म ग्रोथ देता है, मगर अगर एक लम्हे के लिए डेट फ्लो रुक जाए तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। यह दुनिया अब वेल्थ से नहीं डेट से चलती है और शायद आने वाले सालों में यही डेट इंसानियत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपनी ओपिनियन कमेंट्स में लिखें। क्या आप समझते हैं कि दुनिया इस डेट बेस्ड सिस्टम से निकल सकती है? और ऐसे ही मजीद ग्लोबल इकोनॉमिक रियलिटीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।